हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 4 आज़ादी के दीवाने के बारे में पढ़ेंगे। आज़ादी के दीवाने मतलब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, जिन्हें आज़ादी का बहुत ही जुनून था। उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं। तो इस कहानी में हम चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ना लेसन स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जुलाई में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माँ का नाम जगरानी देवी और पिता का नाम सीताराम तिवारी था। वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में उनका पैतृक स्थान था। पैतृक मतलब जहाँ पर उनके दादा परदादा पैदा हुए थे। उसके बाद आज़ाद शैशव अवस्था में बहुत दुर्बल थे। शैशव मतलब बहुत बचपन की अवस्था में, परंतु 6-7 वर्ष की आयु तक वे काफ़ी हष्ट-पुष्ट हो गए थे। जैसे वो 6-7 साल के हुए, थोड़ा बड़े हुए, तो वो बहुत थोड़े हेल्दी हो गए थे। पढ़ने लिखने के लायक हुए तो आज़ाद अपने भाई सुखदेव के साथ पंडित मनोहर लाल त्रिवेदी के यहाँ पढ़ने के लिए जाने लगे। बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। जिज्ञासु मतलब जब किसी चीज़ की जानने की इच्छा होती है, उस टेंडेंसी के थे। उन्हें जो पढ़ाया जाता था वो उनके मस्तिष्क में अच्छी तरह रच बस जाता था, मतलब उनके दिमाग में वो हमेशा के लिए बैठ जाता था। त्रिवेदी जी से शिक्षा लेने के बाद उनके मन में ये धुन लग गई कि उन्हें संस्कृत का विद्वान बनना चाहिए, मतलब संस्कृत का पंडित बनना चाहिए। तो उन्होंने अपनी इच्छा अपने माता पिता को बताई, परंतु माता पिता ने उन्हें परमिशन नहीं दी, आज्ञा नहीं दी। तो आज़ाद अपनी धुन के पक्के थे। आज़ाद अपनी धुन के एकदम पक्के थे। उनके मन में जो बात एक बार बस जाती थी वो उसे पूरा करके ही हटते थे। उन्हें काशी तो जाना ही था, क्योंकि काशी में ही संस्कृत के पंडित बनते हैं। एक दिन बिना किसी को बताए वो घर से भाग गए। काशी पहुंचने पर कई दिनों बाद उन्होंने घर वालों को पत्र लिखा कि मैं सकुशल हूँ और संस्कृत का अध्ययन कर रहा हूँ, मेरी चिंता ना करें। तो सन 1921 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग पूरे देश में दहक रही थी। इस आग की लपटें बनारस के संस्कृत कॉलेज में भी पहुंची। तो चंद्रशेखर इस आंदोलन से प्रभावित हुए बिना न रह सके, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद को भी इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुई। तो जब चारों ओर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शोर चल रहा था, बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हो रही थी, तो भला चंद्रशेखर कैसे पीछे रह जाते हैं। उन्होंने भी कॉलेज के छात्रों के जुलूस की लीडरशिप संभाल ली, मतलब उनका नेतृत्व किया, उनके लीडर बन गए। तो इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो आदि जोशीले नारे इतनी जोश में लगाते थे कि पूरा आसमान कांपने लगता था। तो जुलूस उत्साह, उमंग और ललकार के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। वो जुलूस जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे थे, वो बहुत ही ललकार के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में, जोश के साथ आगे बढ़ रहा था। तो इतने में ही ब्रिटिश पुलिस कुत्तों की तरह सूंघती हुई वहाँ आ पहुँची। ब्रिटिश पुलिस वहाँ पहुँच गई। तो कुछ आंदोलनकारी तो तितर बितर हो गए, मतलब इधर उधर हो गए, परंतु आज़ाद और उनके एक दो साथी थे जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब आज़ाद पहली बार गिरफ्तार हुए थे, तो जज ने उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी। उनकी नंगी पीठ पर कोड़े बरसने लगे, परंतु भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद अभी भी नारे गूंजते रहे। तो कोड़ों की मार से उनका शरीर एकदम नीला पड़ चुका था, चमड़ी उधड़ती जा रही थी और गरम गरम खून टपक रहा था। परंतु क्या मजाल जो नारे रुके हों, वो जब भी लगातार नारे बोल रहे थे। तो नारों पर विराम तब लगा जब आज़ाद बेहोश हो गए। जब बेहोश होने के बाद ही उन्होंने नारे बोलना रोका। इसके बाद वीर बालक आज़ाद को देखने के लिए सारा नगर लालायित हो उठा, मतलब पूरे नगर में बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई, एकदम लालसा हो गई आज़ाद को देखने के लिए कि इतना वीर बालक को हमें भी देखना है। तो अदालत से बाहर आकर लोगों ने आज़ाद को हाथों पर उठा लिया। चंद्रशेखर आज़ाद को पल भर में ही, अगले ही क्षण अनगिनत फूल मालाओं से उनका गला भर चुका था। इतना जोश से लोगों ने उनका स्वागत किया। पूरे बनारस में आज़ाद के नाम की धूम मची हुई थी। तभी आज़ाद ने जीवन भर आज़ाद रहने की प्रतिज्ञा की थी। अब आज़ाद का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो क्रांतिकारी हो गए थे, उन्हें तो आंदोलन में वो लीडरशिप कर रहे थे। वे तो ऐसी पढ़ाई पढ़ना चाहते थे जिसे अंग्रेजी सरकार को भारत से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। तो उन्होंने उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को
एकजुट होने की अपील की। मतलब उन्होंने उत्तर भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, उनको एक इकट्ठा होने की, यूनाइटेड होने की सलाह दी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक संगठन था, उसके वो मेंबर बने, सदस्य बने। तो इस संगठन का जो उद्देश्य था वो क्रांति द्वारा देश को आज़ाद कराना था। तो संगठन को अच्छी तरह से चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अब धन प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, परंतु परिस्थिति संभल ना सकी, मतलब वो पर्याप्त धन नहीं जुटा पाए। तो जो धनाढ्य लोग थे वहाँ के, जो उनको भी लेटर्स डाले गए, परंतु आर्थिक विषमताएं जो कि तो बनी रही, मतलब कि जो पैसों का कमी थी वो वैसी ही रही। संगठन के सदस्यों ने सरकारी कोष लूटने की योजना पर बैठक की, मतलब गवर्नमेंट के पैसे लूटने के लिए प्लानिंग की। तो डकैती में आने वाली परेशानियों को भी हाईलाइट किया गया, परंतु लास्ट में सरकारी कोष लूटने की योजना बहुमत से पास हो गई। मतलब बहुत सारे लोग इस बात के पक्ष में हो गए कि सरकारी जो पैसा है, कोष है, उसको लूट लेना चाहिए। तो 9 अगस्त सन 1925 के दिन सरकारी खजाना लूटने के लिए संगठन के 10 सदस्य इकट्ठा हुए। ये जो क्रांतिकारी थे लखनऊ से चलकर पहले बालामाऊ जंक्शन पर पहुंचे, फिर वहां से कलकत्ता मेल पर चले गए। रेलगाड़ी निश्चित स्थान पर पहुंची। काकोरी रेलवे स्टेशन से पहले ही रेल की खतरे की जंजीर खींचकर रेलगाड़ी रोक दी, जो चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया। तो सभी सवारियों को चेतावनी दी गई, अलर्ट किया कि संदूक को कोई गाड़ी से नीचे उतारा गया। संदूक को नीचे उतार दिया और उसके ताले को तोड़ा गया। नकदी लेकर थैलों में भर ली, मतलब जितना भी कैश था उन्हें थैलों में भर लिया। इस तरह क्रांतिकारियों ने अपना काम पूरा कर लिया और वहाँ से सुरक्षित बच निकले में सफल हो गए। इसके बाद इस डकैती ने ब्रिटिश प्रशासन को हिला कर रख दिया। तो गुप्तचर विभाग को सुरक्षा कार्यप्रणाली के आधार पर क्रांतिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे गए। मतलब जो उनकी टीम थी जो बताती थी कि कहाँ क्या कार्रवाई होने वाली है, उनके आधार पर उनके क्रांतिकारी जो थे उनके संगठन के, उनको ठिकानों पर ढूंढ लिया, वहाँ पर छापे मारे गए उनके एक ठिकानों पर, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद और उनके जो साथी थे। तो बहुत सारे क्रांतिकारी तो गिरफ्तार हो गए और उनको जेल में डाल दिया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद तो आज़ाद थे, वो कभी ब्रिटिश पुलिस के हाथ ही नहीं लगे। वो अक्सर वेश बदल कर घूमा करते थे, मतलब अपना भेष बदल लेते थे। कई बार तो वो पुलिस वालों तक से बात कर लेते थे, परंतु उन्हें अपनी असलियत की तनिक भी भनक नहीं लगने देते थे, कि पुलिस वालों को पता ही नहीं चलता था कि वो चंद्रशेखर से बात कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी सारी शक्ति चंद्रशेखर आज़ाद को ढूंढने में लगा दी। अब क्रांतिकारियों का संगठन कुछ ढीला पड़ गया था। आज़ाद वेश बदलकर वहाँ से श्री आज़ाद नगर आ पहुँचे। वहाँ आज़ाद ने लगभग 1.5 साल बिताया। उसके बाद वो कानपुर आ गए। वहाँ उनकी मुलाकात प्रताप नामक समाचार पत्र में काम करने वाले नवयुवक बलदेव से हुई। आज़ाद नगर में से कानपुर आ गए और कानपुर में उन्होंने एक बलदेव से मुलाकात हुई। बलदेव कौन थे? वो प्रताप समाचार पत्र में काम करते थे। बलदेव कौन थे? ये नवयुवक थे, जवान थे, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह। तो उसके बाद उन्होंने अपने कामों को फिर से रूप देना शुरू कर दिया और चंद्रशेखर संगठन के मुखिया बन गए। उस टीम के, उस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ बन गए। उसके बाद सन 1928 में फरवरी में साइमन कमीशन भारत आया। तो कमीशन के सभी मेंबर्स जो थे वो अंग्रेज ही लिए गए थे। उस कमीशन में सब अंग्रेजी थे और उसके अध्यक्ष थे साइमन, इसलिए उस कमीशन को साइमन कमीशन बोलते थे। उसमें एक भारतीय व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया गया, एक भी भारतीय व्यक्ति उसमें कमीशन में, साइमन कमीशन में नहीं था। तो भारतीयों को इस बात के लिए बड़ा गुस्सा था, तो उन्होंने जुलूस निकालकर उसका अपोजिशन किया, विरोध किया। लाहौर में भी काली झंडियों के साथ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। तो साइमन वापस जाओ के नारों से पूरा आकाश गूंज रहा था। पूरी उमड़ती हुई जनता को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पंजाब की जनता के हृदय सम्राट लाला जी के सिर पर लाठी का तेज प्रहार हुआ। मतलब पंजाब की जनता लाला जी को, लाला लाजपत राय को बहुत पसंद करती थी, उनके बहुत फेवरेट थे पंजाब के लोगों के लाला लाजपत राय। तो उनके सिर पर भी लाठी मार दिया और जिसे वो सह नहीं सके और इस
चोट के कारण वो कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई, वो संसार से चल बसे। तो क्रांतिकारी जो युवक थे उनको उनकी मौत का बहुत धक्का लगा। उन्हें पता चल गया कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाला पुलिस ऑफिसर सैंडर्स था। तो चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथियों भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल के साथ सैंडर्स के बंगले की ओर बढ़ गए। उस समय सैंडर्स मोटरसाइकिल से कहीं बाहर जा रहा था, तो क्रांतिकारियों ने उस पर दनादन गोलियां चला दी। पल भर में ही वो परलोक सिधार गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। उसका चपरासी आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा, रुक जाओ, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। परंतु जब वह क्रोध से आगे बढ़ता ही गया तो मजबूरन उन्होंने उसे भी गोली मार दी और वहाँ से वो सुरक्षित बच निकले। तो पुलिस ने चप्पे चप्पे पर उनकी तलाश की, परंतु वेश बदलकर वो लाहौर से भी सुरक्षित बच निकले। अब 27 फरवरी सन 1931 के दिन बहुत ही दुर्भाग्य का दिन था। एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हैं। तो सुपरिटेंडेंट ने तुरंत ही अल्फ्रेड पार्क का घेराव करने को बोल दिया, उसको घेराबंदी कर ली। तो पुलिस ने पार्क का घेराव कर लिया। तो धीरे धीरे घेरा कड़ा हो जा रहा था, मतलब टाइट हो रही थी। तो आज़ाद कभी के सावधान हो चुके थे, आज़ाद पहले से ही अलर्ट थे। उनके साथ एक क्रांतिकारी साथी भी था। उन्होंने अपने साथी की जान बचाने के लिए उसे भाग जाने को कहा, परंतु वह वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं हुआ। इस पर उन्होंने उसे ज़बरदस्ती धक्के दे देकर वहाँ से जाने को मजबूर कर दिया। तो नाटवथर नामक एक अंग्रेज जब आज़ाद को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा तो आज़ाद ने गोली मारकर उसका हाथ जख्मी कर दिया। आज़ाद ने गोली मार दी जब एक अंग्रेज उनको गिरफ्तार करने लगा। तो आज़ाद ने एक विशाल वृक्ष की आड़ ले ली, मतलब एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गए। तो 10 बज चुके थे, उधर पुलिस का जमावड़ा इकट्ठा हो चुका था और दूसरी तरफ अकेले आज़ाद थे, परंतु उनके चेहरे पर जरा भी डर की शिकन नहीं थी। धीरे धीरे आज़ाद की पिस्तौल की गोलियां खत्म होती जा रही थी। अब उन्होंने सोचा कि मैं इस विशाल पुलिस दल का सामना कैसे करूंगा, पुलिस की जो इतनी भारी फोर्स है, मैं उसका सामना कैसे करूंगा। और उन्होंने एक निर्णय किया, एक डिसीज़न किया कि जब उनकी पिस्तौल में केवल एक गोली बची होगी तो उन्होंने पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रखकर दाग दी, अपने कान के ऊपर पिस्तौल रखकर गोली चला दी और उनका शरीर पेड़ के पीछे एक तरफ लुढ़क गया। आज़ाद के मरने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके पास भी फटक सके। उनके पैर में गोली मारी गई, तब कहीं जाकर पुलिस वालों को विश्वास हुआ कि आज़ाद मर चुके हैं। तो अंतिम क्षणों में भी वे आज़ाद को बंदी नहीं बना सके। इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद आज़ादी की लड़ाई के आज़ाद पंछी थे, जिन्हें कोई कैद नहीं कर पाया, तो जिन्होंने पिंजरे में रहना कभी पसंद ही नहीं किया। अंग्रेज अथक एवं अटूट प्रयासों के बावजूद भी आज़ाद को गिरफ्तार नहीं कर पाए और आज़ाद जन्मे आज़ाद थे। वे जब तक जिए आज़ाद ही जिए और मरने के बाद उनकी आत्मा भी आज़ाद ही हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमने देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरे जीवन आज़ाद रहकर अपने देश की सेवा की, अपने देशभक्ति दिखाई। तो यहाँ पर इस कहानी में हमें चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया गया है कि किस तरह के वो व्यक्ति थे, किस तरह से उनमें देशभक्ति की भावना थी और किस तरह से उनके विचार थे कि अंत तक भी उनको अंग्रेजी सरकार के लोग पकड़ नहीं पाए थे। अंत में भी उन्होंने स्वयं को खुद ही गोली मारी थी। तो ऐसे थे चंद्रशेखर।